आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हमारा जो क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक हम करा रहे हैं, कवर करा रहे हैं। तो अपनी जो 12th क्लास की इकोनॉमी की बुक की जो बात कर रहे हैं हम, पिछली 2 कक्षाओं में हमने जो बहुत सारी जो बेसिक चीज़ों को आपको समझाया है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा यूनिट हो चुकी है भाई। सेकंड जो नेशनल इनकम है, थोड़ी जो यूनिट बड़ी है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में करा दिया। जिसने नहीं देखी पहली 2 क्लास वो देखो, क्योंकि उससे अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में यहाँ से भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने बहुत ही बेसिक से चीज़ों को कराया भाई। जो और इस बुक में जो सच में जो इकोनॉमिक्स को इतने सरल तरीके से समझाने की ताकत है। कुछ जगहों पर जो थोड़ी बहुत जो कठिनाई जो बच जाएगी, तो लेकिन उसको भी हम कवर करा देंगे सारी चीज़ को। लेकिन मैं दावे से के साथ कह सकता हूँ, यदि आप प्रॉपर तरीके से ना क्लास करेंगे ना, एक एक क्लास को एक एक चीज़ को करेंगे, और जो मैं PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस क्लास को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि तो अपने आप में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी में भी लगभग 20 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं आजकल ट्रेंड में। तो और भी सारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये फिर देखते हैं हम। इधर उधर को भी नहीं आ रहा, ये पेपर आउट ऑफ आ गया, जैसे पैट हो गया, टेट हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सभी एग्जाम की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अच्छे से समझते हुए चलना है एक एक चीज़ को। इकोनॉमिक्स का जो, और आपको जो अगर क्लास अच्छे से करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स का डर आपको खत्म हो जाएगा। और आप जो इकोनॉमिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग आपके जो मन में एकदम डेवलप हो जाएगी, समझ में एक जो आपके उसमें बन जाएगी माइंड में। और आप जो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स को जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है दिखाई देगा कि भाई आपको यूपीएससी है या कोई भी है, जो भी एग्जाम दे रहे हो, तो देखो सभी पूछा जाता है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता दिखाई देगा। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो नेशनल इनकम की बात कर रहे थे, तो नेशनल इनकम के चैप्टर को हमने भाई देखो दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, दूसरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। राष्ट्रीय आय, जिसकी पिछली कक्षा में मैंने जो बहुत सारी जो बेसिक बातों को आपको बता दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने जो फैक्टर कॉस्ट पर बात की थी भाई। तनाव मत लेना, क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें सब थोड़े बहुत जो हार्ड लग सकते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ जब आप उन्हें सुनेंगे तो जो इकोनॉमिक्स में आपको जो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन बनते हैं सारे। जीडीपी, इसमें जो जगह का महत्व होता है, प्लेस का महत्व होता है जीडीपी में। जीएनपी में जो व्यक्ति का महत्व होता है कि कौन कर रहा है। और एनएनपी यानी मूल्यह्रास यदि हटा दिया जाए इसमें से, जीडीपी में से, जीएनपी में से, मतलब ये मूल्यह्रास हटा दिया जाए तो मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी में फैक्टर कॉस्ट है, इसमें जितने भी टैक्सेस है, टैक्सेस को हटा दिया जाए और सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो उसकी बात की जाती है। इसमें जो नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम, यदि नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसे डिवाइड कर दिया जाए तो पीआईसी आ जाता है, यानी कि पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो पर कैपिटा इनकम के लिए क्या करते हैं हम, जो नेशनल इनकम को जो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाता है। प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की जो औसत आय को दर्शाता है। यदि आपकी वास्तविक आय, लेकिन ये वास्तविक आय नहीं होती, औसत आय जो होती है वास्तविक आय नहीं होती। ये सब लोगों को जो एवरेज निकाल दिया गया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो इसमें करोड़ों में कमा रहा है, कोई व्यक्ति जो इसमें भाई लाखों में, कोई जो 150, कोई 1000, कोई इस तरह से कमा रहा है। तो कहने की अभिप्राय यह है कि प्रति व्यक्ति आय जो जनसंख्या के विभाजित करने पर प्राप्त होती है, लेकिन जो एक और इनकम होती है व्यक्तिगत आय, यानी कि पर्सनल इनकम। सच में आपको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि भाई देखो आप बोलेंगे हाँ हमने पहली बार किसी व्यक्तिगत आय और जो प्रति व्यक्ति आय के बारे में हमें समझ आई है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसे समझते हैं सारी चीज़ों को। देखो नेशनल इनकम, लेट अस स्टार्ट। तो देखो ये होता है पर्सनल इनकम, तो प्रति व्यक्ति आय। तो पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द बिफोर द पेमेंट्स ऑफ डायरेक्ट एंड टैक्सेस ईयर्स। तो personal income is neither the equal to the national income, and because the form of the includes of transfer payments, we are not the includes of national income. Personal income are derived the national incomes from the deducting understandings of the corporates profits and the employees the contributions and social securities scheme adding and transfer payments. तो personal income equal to होता है हमारा जो national income माइनस जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस द तो ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफर जो पेमेंट होते हैं। तो ये देखो सिर्फ फॉर्मूला होता है। देखो इंग्लिश का पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। देखो ये, क्योंकि देखो ये हमारा बिल्कुल
अच्छे बिल्कुल जो एक किसी चीज़ का हमें जो भाई इसमें बाय लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इंग्लिश वाले भी देख लें और हिंदी वाले भी। तो बताते हैं भाई हम क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय को भी एवरेज होती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र को आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर मिल जाती है, लेकिन जो व्यक्तिगत आय है वो अलग होती है। व्यक्तिगत आय को बराबर नहीं होती, प्रति व्यक्ति आय और जो व्यक्तिगत आय के बराबर नहीं होती। प्रति व्यक्ति आय भी एवरेज है, परंतु जो वह ज़्यादा होती है वो अलग बात होती है कि जो देखा ज़्यादा हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, तो उसमें जो व्यक्तियों को जो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति ने किसी को पैसा ब्याज पे दिया, ऐसे समझ लेते हैं दिया है, तो जो पैसा जो कमाया है वह पैसा न तो उस वस्तु के जो जीडीपी वस्तु का है, जो पैसा जो आ रहा है किसी मान ली इनकम ने हमें ब्याज पे दिया, ना तो वस्तु का है, ना तो वस्तु है, ना वह सेवा है, वह जीडीपी में जो कैलकुलेट नहीं होती, ध्यान रखना, वह ट्रांसफरेबल अमाउंट होता है। तो व्यक्तिगत आय क्या होती है, देखो किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी सोर्सेज से अर्जित की गई पर्सनल इनकम या जो उसको व्यक्तिगत आय कहते हैं। जो पर्सनल इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय के जो बराबर नहीं होती, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय है तो आय को जो जनसंख्या में से विभाजित करने पर निकाला जाता है। अब लेकिन जो पर्सनल इनकम में जो ट्रांसफरेबल जो अमाउंट होता है, स्थानांतरित धन होता है, वो अलग होता है, थोड़ा जोड़ा जाता है। इसे ब्याज, जैसे ब्याज मिलता है भाई, जो ब्याज मिलता है, जैसे कोई एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति में जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय होगी ना, वो पर कैपिटा इनकम से बड़ा होता है। व्यक्तिगत आय में जो अभी आपने जो गवर्नमेंट जिसमें टैक्स है वो नहीं दिया गया है, अभी हमने देख रहे हैं कि हमारी इनकम कितनी है। तो इसमें जो आप नौकरी कर रहे हैं, आप अलग अलग सोर्सेज से अब देश के जो शेयर मार्केट खरीद रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जीडीपी में वो भी काउंट नहीं होता। शेयर मार्केट खरीदना है जो, ये सब चीज जीडीपी में काउंट नहीं होता भाई। वो भी जो लाभ का एक हिस्सा होता है, वह जो भी जो जीडीपी में काउंट नहीं होता। जैसे कि हम आप लाभ का कोई हिस्सा भत्ता नहीं मिलता है, जैसे कोई भत्ता मिलता है किसी सैनिकों को या किसी चीज़ को, तो वो भी काउंट नहीं होता। अगर हम जो कोई जीडीपी नहीं काउंट होता है, महंगाई भत्ता मिलता है, तो जीडीपी में वो भी कैलकुलेट नहीं होता है। यदि आपको जो पर्सनल इनकम चाहिए तो उसके लिए नेशनल इनकम को जोड़ दीजिए, तो आपको जो अलग से जो ट्रांसफरेबल अमाउंट मिल जाएगा, और महंगाई भत्ता जो मिला था वह ब्याज मिला था। इस तरह से ये सारी चीज़ आ जाती थी। तो जो व्यक्तिगत आय, मतलब आय का मतलब होता है व्यक्ति को टैक्स देने से पहले जो स्रोत से धन जो प्राप्त हुआ है, उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। मुझे पता है कि जिस भाई देखो वीडियो है कम, देखो व्यू बहुत कम आएंगे क्योंकि थोड़ा सा देखो हार्ड है, तो दिमाग सबके पास नहीं होता। कठिनाइयों को समझने और जो लड़ने की ताकत जो कुछ ही लोगों में होती है। इसलिए मैं जो यहाँ पर व्यू की कोई बात ना करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, और मैं इस बुक को जो कवर कराने वाला हूँ बहुत, जो सारी कोई लगभग बिना इस बात को ध्यान में रखे कि जो कितने व्यूज आएंगे, कितने आदमी देखेंगे, क्योंकि देखो समझने की है ना बात, सब में ताकत नहीं होती इन चीज़ों को। तो प्रयोज्य आय क्या होती है फिर आगे में देखेंगे हम। तो भाई देखो व्यक्तिगत आय देख लेते हैं। व्यक्तिगत आय जो एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों से भुगतान से पहले और जो स्रोतों से किसी भी देश के व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल आय है। व्यक्तिगत आय जो किसी भी राष्ट्र के बराबर नहीं होती, ध्यान रखना इस बात, क्योंकि जो इसमें जो हस्तांतरण ट्रांसफरेबल्स जो है भुगतान शामिल होते हैं, जो वे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। व्यक्तिगत आय के लिए अवितरित कारपोरेट लाभ और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के कर्मचारी योगदान और भुगतान को जोड़कर प्राप्त की जाती है। व्यक्तिगत आय इक्वल टू होता है हमारा जो राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा का योगदान प्लस जो अविभाजित कारपोरेट लाभ प्लस जो स्थानांतरण भुगतान, इसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो प्रोज्य आय या डिस्पोजेबल जो इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज द नोन एज द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इट इज द इंडिविजुअल इनकम एंड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज टू द अमाउंट ऑफ द अवेलेबल्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द कंजप्शंस। द डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू हमारा पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस एज द एंटायर disposables income in note with the spent of the consumption. तो disposable income is equal to the consumption plus the saving। तो देखो देख लेते हैं द प्रोज्य आय। तो मैंने पैसा कमाया है, क्या वो जो सारा पैसा मेरा है? नहीं है, उसमें जो गवर्नमेंट का हिस्सेदारी भी है। गवर्नमेंट कहेगी कि जो मोदी है टैक्स तो देना पड़ेगा भाई, टैक्स बिना देना काम नहीं चलेगा। तो मैंने जो सपोज 1 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से जो 1 करोड़ पर जो मैंने 30% मान लेते हैं भाई टैक्स दे दिया, तो मैंने जो 18% यानी कि 18 लाख कर जो इसमें जो छूट वूट मिला के लगभग 18 लाख या ऐसे मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं, तो 20 लाख जो टैक्स के रूप में पेमेंट कर दिया। अब मेरे पास जो बचे ना वो 80 लाख बचे,
वो डिस्पोज यानी कि प्रोजे इनकम है, मैं उसका प्रयोग कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं जो ये हमारा डिस्पोजेबल इनकम यानी कि प्रोजे आय। तो पर कैपिटा इनकम जो एवरेज है। और पर्सनल इनकम क्या होती है? सभी स्रोतों से कमाई गई आय है जिसमें जो टैक्स अभी पे नहीं हुआ है, अगर टैक्स पे कर दिया जाए तो वह जो बचा हुआ उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान रखना है, जो पर्सनल इनकम जो सभी स्रोत से सब सारी जगह से हमें जो मिल रही है वो हमारी आय है, और उस पे से अगर मान लो गवर्नमेंट को हम टैक्स दे देंगे तो उसका क्या बोलेंगे फिर उसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, एक प्रोजेक्ट आय। तो डिस्पोजेबल इनकम जो इसको डीपीआई भी कहते हैं। तो पीआई यानी कि जो पर कैपिटा कैपिटल इनकम, तो पीसीआई को बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म है। और जो रियल इनकम क्या होती है, तो रियल इनकम भी देख लेते हैं फिर इसके बाद। तो प्रोज्य आय, अभी इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। प्रोज्य आय को जो प्रोज्य व्यक्तिगत आय के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो आय से जो भुगतान के बाद भी व्यक्ति को उसकी आय है, यह खपत के लिए घरों में उपलब्ध राशि है। प्रोज्य आय इक्वल टू होता है हमारा जो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। तो चूंकि जो पूरी जो प्रोज्य आय जो खपत पर खर्च नहीं की जा सकती, तो प्रोज्य आय बराबर होती है हमारे खपत प्लस बचत। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो ये होता है द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ ए कंट्री पर्टिकुलर ईयर इन द कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। द पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन। तो देखो इस फॉर्मूला बहुत अच्छा है, देखो देख लेते। तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू होता है हमारा जो नेशनल इनकम अपॉन जो पॉपुलेशन। तो ये नेशनल की पूरी जितनी हमारी जो सबसे जो आय है, हमारी जो अर्निंग है वो, प्लस जितनी हमारी जो देश की हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जो पर कैपिटा इनकम जो मिल जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय किसी विशेष वर्ष में जो किसी व्यक्ति की जो औसत आय के प्रति जो व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो मानो जो हमारे देश में जो 2012 में जो 10 किलोग्राम उत्पादन कर रहा था आलू का, कुछ भी समझ लो, कुछ भी ले सकते हैं, अब जिसकी कीमत जो 10 रुपये किलोग्राम है, और 10 किलोग्राम जो आलू 10 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, तो हम कहेंगे जो 2012 में हमारे देश की जीडीपी का कुल जो टोटल 100 रुपये था, आज जो 20 रुपये किलो हो गया, जो पैसा हुआ वही जिसका रेट हुआ जो 20 रुपये किलोग्राम हुआ आलू का, तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत हुई जो 20 रुपये। तो ऐसे तो जो अब 10 किलोग्राम अगर मान लें टोटल हमारा प्रोडक्शन है, तो 20 गुना जो 10 गुना 20 तो हमारा 200। तो प्रति व्यक्ति आय में जो हम ये अच्छी बात है कि हमारे देश के जो जीडीपी जो 2 गुना हो गया है। मैंने कहा कि जो पहले भी जो 10 किलोग्राम जो आलू हम पैदा कर रहे थे, आज हम जो 10 किलोग्राम आलू पैदा कर रहे हैं, तो भाई देखो ये डिफरेंस क्या हुआ। तो जीडीपी जो वस्तु और जो सेवा का उत्पादन है, जीडीपी ध्यान रखना वस्तु और सेवा का उत्पादन है, कीमत के रूप में जो हम इसे निकालते हैं बस, तो कीमत का जो उत्पादन नहीं है ये। तो इसमें जो हम जो आलू की जो कीमत जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इन्फ्लेशन के कारण भी बढ़ी है। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। भाई इकोनॉमिक्स का देख कितना अच्छा पार्ट इतने अच्छे समझाने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छी बुक है। शब्दों पर जो हम गौर करना है, कीमतों में वृद्धि हुई है और उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। जीडीपी में तो हम जो उत्पादन में वृद्धि करते हैं। फिर मैंने जो कहा कि 2022 में जो अपना जितना भी उत्पादों से हमने जो ये महंगाई उसे जो बेस ईयर करेंगे, जैसे मान लीजिए जहाँ भी जिसको भी लेंगे हम, जहाँ से हम अपना जो कैलकुलेट करते हैं, तो कीमत पर निकालो। जो मैंने कहा कि जो काहे की ग्रोथ हुई है भाई, पहले भी हम 100 रुपये कमा रहे थे और आज भी हम 100 रुपये कमा रहे हैं, तो ग्रोथ काहे की हुई, तो जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से होगी। तो तुमने कोई जो जीडीपी जो ग्रोथ नहीं की है। तो एक केस और जो मैं ले रहा हूँ, तो शायद इसमें आपको जो समझ में क्लियरिटी हो जाए। माना 2012 में हमारे पूरे देश की जो 100 किलोग्राम आलू का पैदावार थी हमारे देश में, उत्पादन किया, और जो उस समय जो आलू का भाव जो 10 रुपये किलो था, तो 100 रुपये किलोग्राम इंटू जो 10, ये हमारा जो हो गया लगभग जो 1000, और 100 किलोग्राम जो वस्तु का जो उत्पादन हुआ, तो 100 किलोग्राम कर दिया। अब जो 2022 में 20 किलोग्राम आलू कर दिया, तो जो आलू का उत्पादन कितना हो गया हमारा, ऐसे मान लेते हैं। तो आलू का उत्पादन 20 के हिसाब से लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो हमने कहा कि हमें 400 रुपये की जो कीमत पर जो उत्पादन किया है। तो रियल जीडीपी वास्तविक जो ग्रोथ को जो बात करेंगे सच में। जो हम जो कोई भी लोग है ना, सोचते हैं कि जो हमारे देश की महंगाई गवर्नमेंट, अब सोचते हैं, अब देखो बहुत अच्छी बात है कि हम सोचते हैं अरे यार देश की है ना गवर्नमेंट अगर नोट छाप दे ना, तो भाई हमारी महंगाई खत्म हो जाए, सस्ती हो जाए। नहीं, लेकिन क्या है, नोट छापने में कुछ नहीं होता, नोट छापने से कुछ नहीं होता। जब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती, जब तक देश में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़े, और देश में जो नोट के जो बढ़ने से कोई देश की तरक्की नहीं होती। तो रियल इनकम क्या होती है, तो देख लेते हैं भाई रियल इनकम।
तो नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम द नेशनल एक्सप्रेस्ड ऑफ द टर्म्स ऑफ द जर्नल्स द प्राइस लेवल्स एंड द पर्टिकुलर ईयर्स. In the other words, real income is the buying the powers of the nominal income, and nominal income is the final value of the goods and the service the produced and the expressed in the terms of the money current prices, but it does not the indicate the real state of the economy. The real income is divided in the follow. तो क्या real income at the constant price, तो क्या हो जाएगा national income at the current price. तो ये हमारा P1 अपॉन जो P0. तो P1 इज इक्वल टू होता है क्या है हमारा जो प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, और P0 है हमारा जो प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग द बेस ईयर. तो वास्तविक आय क्या है? नाम मात्र की राष्ट्रीय आय यह है कि जो किसी विशेष वर्ष के जो सामान्य मूल्य के जो संदर्भ में व्यक्ति की जाती है. दूसरे शब्दों में क्या है, जो वास्तविक आय जो नाम मात्र की जो व्यक्ति आय की जो क्रय शक्ति है, यहाँ पे राष्ट्रीय आय जो वर्तमान की कीमतों में जो मुद्रा के रूप में जो उत्पादित और जो व्यक्त के रूप में व्यक्त की गई जो वस्तुओं की जो सेवाओं के अंकित मूल्य है. लेकिन यह अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक स्थिति का जो संकेत नहीं देता. वास्तविक आय इस प्रकार जो प्राप्त की जाती है उसके लिए क्या कह रहे हैं, देखो फॉर्मूला है स्थिर मूल्य का जो वास्तविक आय इज इक्वल टू होता है हमारा जो वर्तमान मूल्य का जो राष्ट्रीय आय जो P1 अपॉन P0. तो P1 क्या है, वेयर द P1 इज इक्वल टू चालू वर्ष के दौरान जो मूल्य सूचकांक है, और P0 हमारा जो आधार वर्ष के दौरान जो मूल्य सूचकांक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. देखो फिर हमारा जो जीडीपी डिफ्लेक्टर. तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, इसमें हम जो जीडीपी डिफ्लेक्टर को बोलते हैं जीडीपी जो अस्फीति कारक. तो इसमें जो हम महंगाई या मुद्रास्फीति की जो बात पता कर सकते हैं, तो इसके लिए तो जीडीपी डिफ्लेक्टर इज द इंडेक्स ऑफ द प्राइस चेंजेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड द जीडीपी. It is the price of index and which is the calculate the dividing on the nominals the GDP gives the years of reals GDP जो same year and multiplying the in by the 100. यदि हम इसको देखो जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन जो रियल जीडीपी इनटू अगर 100 से कर दें तो ये हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर निकल के आ जाता है. तो जीडीपी जो अपशिष्टीकरण कारक जो जीडीपी जो शामिल वस्तुओं और जो सेवा के परिवर्तन के सूचकांक है, यह एक मूल्य सूचकांक है जिसकी गणना किसी दिए गए वर्ष के नाममात्र की जीडीपी उसी वर्ष के जो वास्तविक घरेलू उत्पाद से विभाजित करके जो 100 गुना से की जाती है. तो वर्तमान में कीमत के निकाला गया जीडीपी, और जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, जो आधार वर्ष की कीमत पर निकाला जाता है. इसमें जो जीडीपी, इसमें जो महंगाई के बारे में पता चलता है, तो मुद्रास्फीति के बारे में जो पता चलता है कि उस देश की जो महंगाई का रेट क्या होगा, तो इससे सारी चीजें पता चलती हैं हमें. अब नेक्स्ट देखते हैं भाई इस देश में जो महंगाई की दर जो मुद्रास्फीति जो घर क्या है, तो ये सारी चीजें पता चलती है. माना 2000 में एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2012 में हमारे देश में जो लोग जो 10 किलोग्राम आलू पैदा करते थे, अब 1 किलोग्राम आलू की जो कीमत जो 10 रुपये है, तो हमारे देश में जीडीपी कितने हो जाए 10 × 10 यानी कि 100 रुपये. और मान लो 2022 में हमारे देश में जो लोगों को जो निकाला तो जिसमें 20 किलोग्राम आलू का निकालेंगे तो जो उत्पादन और जो मान लिया 5 रुपये है, तो जो रेट आया उससे निकल के आया जो हमारे देश की जो 100 रुपये आया तो जीडीपी. तब एक व्यक्ति ने हमसे कहने लगा कि देश की जो जीडीपी जो ग्रोथ ही नहीं हुई, तो पागल हो गए हो क्या भाई, हमारे देश की जीडीपी कि भाई अभी भी 100 रुपये पहले भी 100 रुपये, तो नहीं हमारे देश की जो डबल हो गई है. उसका कैसे कि जीडीपी का जो पता हम जो वस्तु और जो सेवाओं से मूल्यांकन से करते हैं, तो जीडीपी का पता भाई रेट से नहीं करते, तो वस्तु के मूल्यांकन और जो उत्पादन से करते हैं. तो हमने कहा कि जो रियल देखना है तो बेस वैल्यू पे देखो, बेस वैल्यू पे देखो ना, इस पे क्यों देख रहे हो. तो बेस वैल्यू यानी पुराने टाइम का जो 100 रुपये थी, तो हमने कहा जो पुरानी कीमतों पर जो हमारे देश की जो कितनी हुई, जो जीडीपी हमारा 200 रुपये हो गई इस तरह से. तो जीडीपी का जो हमारा जो पैसा कमाया है, तो जीडीपी हम ये नहीं देखते कि हमने क्या पैसा कमाया, कितनी वस्तु और कितनी सेवाओं का हमने उत्पादन किया, ये सारी जीडीपी में कैलकुलेट होती है. हम वस्तु और सेवा का मूल्यांकन का निकालते हैं इसमें जीडीपी में. चाहते हैं कि हमारे देश में जो इस तरह का जो रुपये यूज करते हैं, जैसे हम रुपये यूज करते हैं, तो कितनी वस्तु को जो सेवा हम जो पैदा किए हैं ये जीडीपी में आता है. तो ये नहीं कि भाई हम कितनी वस्तु रुपये यूज करते हैं, नहीं, जो हमारे जो कितनी वस्तु और सेवा का जो यूज करते हैं उस जीडीपी में. पहले जीडीपी जो मार्केट प्राइस पर निकाला सबसे पहले देखो समझ लेते हैं इसको. फिर हमने इसमें NNIFE यानी कि नेट फ्रॉम द नेट इनकम फ्रॉम द एब्रोड से निकालने पर, और जीएनपी आता है फिर. तो जीएनपी हमारा जो मार्केट प्राइस पर, इसमें जो डेप्रिसिएशन को अलग कर दो जो जीएनपी में से, तो डेप्रिसिएशन अलग करने पर क्या हो जाएगा, ये एनएनपी आ जाएगा यानी कि मार्केट प्राइस पे, यानी कि नेट नेशनल इनकम. इसमें जो नेट यदि हम एनएनपी में से यानी कि नेट जो नेशनल इनकम में से जो
टैक्स और जो गवर्नमेंट जो लगाए हैं उसको माइनस कर दें तो सब्सिडी और सब्सिडी जोड़ दो तो ये आ जाएगा फिर हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट यानी कि OFC पावर फैक्टर। तो ये आ जाएगा नेट नेशनल जो प्रोडक्ट पावर फैक्टर। यदि इसे जो पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, अब जो ये आया हमारा ना, इसको यदि हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा जो NNP यानी कि F पावर फैक्टर, ये इसमें जो सब्सिडी प्लस प्रॉफिट तो ये प्लस जोड़ दें और ट्रांसफरेबल अमाउंट हो तो आएगा जो पर्सनल इनकम, सारी जो पर्सनल इनकम आ जाएगी। इसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो माइनस करने होंगे, PDI यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल टैक्स आ जाएगा, ये सारा चीज़ें। तो ये अच्छे समझ में आ रही होगी, मैंने देखो उम्मीद है। देखो थोड़ी सी हार्ड जरूर है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है। नेशनल इनकम, इफ द नेशनल इनकम अपॉन द पॉपुलेशन, तो ये आ जाएगा PCI, और PCI इक्वल टू होता है ना पर कैपिटा इनकम हो जाता है। तो रियल GDP क्या होता है, हमारा बेस वैल्यू पे काउंट करते हैं, जो वर्तमान कीमतों से निकाला जाता है, उसे जो नॉमिनल GDP कहते हैं। यदि नॉमिनल GDP को रियल GDP से डिवाइड कर दे और जो 100 से गुना कर दे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जो ये आ जाएगा GDP डिफ्लेक्टर, इसको बोलते हैं GDP डिफ्लेक्टर। ये ही हमारे देश की जो महंगाई और स्फीति को बताता है कि भाई कितनी महंगाई है, कितनी हमारी, तो ये GDP डिफ्लेक्टर से पता चलता है। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरे से जुड़े, देखो ये सारी बात समझ रहे होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये GNP, ये हमारा NNP, ये सारी चीज़ें देखो और भी एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। GDP की जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब देखो हम मेथड ऑफ द मेजरिंग नेशनल इनकम, ऑल द गुड्स एंड सर्विस आर द प्रोड्यूस्ड बाय द ए कंट्री एंड द मस्ट ऑफ द counted and the converted against the money of the during the years, thus the whatever it is the produced either the use of the consumptions of the savings, thus the national output can be। तो ये देखो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो राष्ट्रीय आय के मापने के तरीके क्या हैं, देश की जो उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक वर्ष में दौरान में जो मुद्रा मूल्य के जो विरुद्ध गिना जाने वाला और प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो हमें उत्पादित प्राप्त होता है वह जो उपयोग के लिए बचत के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन का जो गणना 3 स्तरों पर जो की जा सकती है। तो एक उत्पादन, आय, व्यय, तदनुसार राष्ट्रीय आय को जो मापने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। कितनी विधि का, 3 विधियों का। तो फर्स्ट कौन सी है हमारी, इसमें हमारा जो प्रोडक्शन और द वैल्यू एडेड विधि जो है हमारा जो यानी उत्पादन और जो मूल्य वर्धित विधि। दूसरा है हमारा जो इनकम मेथड्स, और इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है जो फैक्टर में जो अर्निंग मेथड्स, इसको नाम है आय विधि या कारक अर्जक कारक विधि। थर्ड है हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि होता है। एंड इफ दे आर द मेथड डन बाय द करेक्टली एंड द फॉलोइंग द इक्वेशन मस्ट, तो ये हमारा यदि हम सारी चीज़ें करते हैं तो इसमें क्या है, तो हमारा आउटपुट बराबर होगा हमारे इनकम के और जो बराबर हमारा जो एक्सपेंडिचर के। यदि इन विधियों को हम सही से उपयोग करते हैं तो निम्न समीकरण तो यह आएगी, उत्पादन बराबर हमारा आय और व्यय के बराबर होता है। तो देखो ये सारी समझ में आ रहे होंगे। तो GDP कैलकुलेशन करने के तरीके, तो जो ट्रांसफरेबल्स आय एक व्यक्ति को यदि किसी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा जो दी जाती है तो इनकम, तो ये जब ब्याज, जैसे एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी कंपनी के द्वारा लिया जाता है उसे ब्याज, तो गवर्नमेंट द्वारा ये महंगाई भत्ता दिया जाता है। यदि किसी कंपनी द्वारा शेयर पर कमाया जा गया लाभ है तो ये GDP, हम वस्तु और जो सेवाओं को जो उत्पादन कैलकुलेट करते हैं। GDP जो हम जो रुपए का कैलकुलेशन करते हैं, तो परंतु जो हमारे रुपए का नहीं करते, वह हम वस्तु का और सेवाओं का करते हैं, लेकिन उस रुपए में निकालते जरूर है, लेकिन हमारा टारगेट रुपया नहीं होता। ये चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। एग्जाम्पल, हमारे घर में कितनी चीज़ें आए, जैसे मान लिया, या नई सर्विसेज, उसका जो कैलकुलेशन हम GDP में करते हैं। यदि हम किसी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है, कितनी का हुआ है रुपए में, केवल उसकी जो मानवीकरण के लिए, उसको आसान करने के लिए उसको यूज करते हैं, तो हम देखो ये तो नहीं बताएंगे कि इसने इतने का बाल कटवा लिए, इतने का ये कर लिया, इतने से लैपटॉप ले लिया, इतने से ये ले लिया, नहीं, उसको हम पैसे में कर लेते हैं इसलिए अपने मानवीकरण के लिए। बताओ कि कई बार जो रुपए में कितना हुआ। GDP वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है, GDP कुछ नहीं है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन है, ध्यान रखना। मेथड और द मेजरिंग ऑफ द नेशनल इनकम, तो ये मैंने बता ही दिया कौन कैसे करते हैं। इसके जो तरीके, जो 3 तरीके हैं, एक तो हमारा जो प्रोडक्शन वैल्यू फर्स्ट मेथड है, तुम्हारा इनकम मेथड, फिर हमारा एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ रहा है तो देखो थम्स अप का बटन बन के आ रहा होगा, देखो लाइक और शेयर करो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा, देखो तभी बहुत मन लगता है। और नेक्स्ट है हमारा जो GDP बाय द सम ऑफ द स्पेंडिंग ऑफ फैक्टर एंड द इनकम एंड आउटपुट। तो GDP हमारा जो क्या होता है एक्सपेंडिचर, और GDP हमारा पर जो फैक्टर इनकम, और GDP हमारा वैल्यू आउटपुट। तो जी इसमें कंजप्शन आ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो स्पेंडिंग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स,
द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, जीडीपी नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। और जो जीडीपी आ जाएगा जिसमें फैक्टर इनकम में क्या कहा जाए, इनकम्स फ्रॉम द पीपल्स एंड जॉब्स इटसेल्फ, एम्प्लॉयमेंट ऑन द वेजेस ऑफ सैलरीज। तो इसमें सैलरीज कितनी इनकम हमारी सारी से, प्रॉफिट जो प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस सारी चीज इसमें आ जाएंगी। रेंट इनकम्स फ्रॉम द ओनरशिप्स ऑफ लैंड, तो हमें रेंट कितना आ रहा है जो अपनी जो लैंड से। और इसमें आ जाएगा जीडीपी वैल्यू फ्रॉम द आउटपुट, तो इसमें वैल्यू ऑफ द एडिट्स फ्रॉम द मेन इकोनॉमिक सोर्स सेक्टर। दीज आर द सेक्टर्स आर द प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग और द क्वाट्री। तो ये हमारा जो दिस इज द बिकॉज दे आर द थ्री मेथड्स आर द सर्कुलर इन द नेचर। तो सर्कुलर ये हमारा द प्रोडक्शन थ्रू और द डिक्रूमेंट मेथड्स एंड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन जनरेटिंग एंड इनकम्स द गिविंग द फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग। ऐसा इसलिए हुआ है कि तीन प्रकार की विधियां गोलाकार हैं, उसमें एक उत्पादन के लिए शुरू होता है, उत्पादन करने के लिए भर्ती के माध्यम से जो आय का उत्पादन करता है, उत्पादन कार्यों के लिए आय के रूप में जो जाता है। फिर हमारा जो प्रोडक्ट मेथड्स इज द मेजर्स आउटपुट ऑफ द कंट्री, इट इज आल्सो कॉल्ड द इन्वेंटरी मेथड्स ऑफ द अंडर द मेथड और ग्रोस द आउटपुट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड द कॉमर्स etc obtained of the entire economy during the year। तो उत्पादन विधि क्या है? उत्पादन विधि जो देश के जो उत्पादन की जो मापती है कि देश में कितना उत्पादन हुआ, इसे इन्वेंटरी विधि भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम के लिए देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति के तहत जो एक वर्ष के दौरान पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि को जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की गई सकल घरेलू मूल्य का जो प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त मूल्य को जो वास्तविक मूल्य कीमतों पर जो जीएनपी और दोहरी गिनती से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। The value of the final product are divided of the summations of the value are divided the productive process the avoid the doubles countings। Either the value of the final output should be the taken the estimate of GNP and the sum of the values added the taken in the Indian of the gross value of the firm's output of the obtained the follows। अंतिम उत्पाद का मूल्य उत्पाद प्रक्रिया में जोड़े गए मूल्य का प्रयोग प्राप्त होता है। दोहरी जनगणना से बचने के लिए अंतिम आउटपुट का मूल्य को जीएनपी के अनुसार लिया जाना चाहिए और जोड़े गए मूल्य को योग लिया जाना चाहिए। भारत में कृषि उत्पादन के सकल मूल्य निम्नानुसार प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? तो फर्स्ट है हमारा जो टोटल प्रोडक्ट्स of the 64 agriculture's commodities of the estimated output crops of the measured by the multiplying the areas of the average yield of the hectare। सेकेंड हमारा द टोटल आउटपुट ऑफ द कम्युनिटीज वैल्यूड ऑफ द मार्केट प्राइस। 64 वस्तुओं का जो मूल्य कुल उत्पादन अनुमानित है। इसमें जो फसल के उत्पाद के लिए प्रति हेक्टेयर औसत उपज के जो बोझ गए हैं उपज में जो बोझ गए हैं क्षेत्र के लिए गुणा करके मापा जाता है। सेकंड हमारा जो प्रत्येक वस्तु के लिए कुल उत्पादन का जो मूल्य बाजार मूल्य पर जो किया जाता है। थर्ड है हमारा निकल के आया द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट द 60 और कमोडिटीज टेकन द मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट। और फोर्थ है हमारा जो नेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट मेजर्ड बाय दैट मेकिंग द डिडक्शंस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द सीड्स, मेजर्स, फर्टिलाइजर्स, मार्केट चार्जेस, ये सारी आ जाएंगे। तो इसमें जो कृषि उत्पादन से सकल जो मूल्य को मापने के लिए इसमें 64 वस्तुओं का जो कुल उत्पादन का मूल्य लिया जाता है। इसमें जो कुल कृषि उत्पादन का मूल्य बीज हो गया, खाद हो गया, उर्वरक हो गया, लागत हो गया, बाजार शुल्क हो गया, मरम्मत और मूल्यह्रास सकल घरेलू कटौती करके जो मापा जाता है। इन सभी निकाल के नापेंगे भाई। द सिमिलर द ग्रोस वैल्यू ऑफ द आउटपुट आर द एनिमल्स तो इसमें जाएंगे इस प्रकार जो पशुपालक, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और जो कारखाना प्रतिष्ठानों के उत्पादन के लिए घर सकल मूल्य और जो मूल्य उत्पादन के लिए अनुमानों के बाजार के मूल्य के गुना करके प्राप्त किया जाता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन का शुद्ध मूल्य, उत्पादन की प्रक्रिया, विपरीत लागत और उत्पादन के सकल घरेलू जो मूल्यह्रास भत्ते और कटौती को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो मापा गया प्रत्येक क्षेत्र में शुद्ध मूल्य राष्ट्रीय आय के क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। फिर हमारा क्या है, ये सावधानियां हैं। जो प्री क्वेश्चन कौन सी है, तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट और मेथड्स द फॉलो द अंडरस्टैंड अनडेवलप्ड ऑफ द कंट्रीज बट दे आर द रिलायबल्स बिकॉज आर द मार्जिन्स ऑफ एरर द मेथड्स लार्ज एंड द इंडिया इज द मेथड्स अप्लाइड फॉर द एग्रीकल्चर्स मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग द हैंडक्राफ्ट। द डबल काउंटिंग, फर्स्ट हमारा डबल काउंटिंग इज द अवॉइडेड अंडर द वैल्यू ऑफ द एडेड मेथड्स एंड इन द कम्युनिटी
इसमें जो क्या हो जाएगा, अविकसित क्षेत्र में जो एक विकसित देश है उनमें जो इस पद्धति का जो पालन किया जाता है, लेकिन ये है जो कम जो विश्वसनीय है, क्योंकि जो इस प्रकार की पद्धति में जो त्रुटि का जो मार्जिन बड़ा है, इसमें त्रुटि होने ज़्यादा के चांसेस होते हैं। भारत में जो यह विधि जो हस्तशिल्प सहित जो कृषि खनन और विनिर्माण के लागू होता है, और वे फर्स्ट है हमारा जो मूल्य वर्धित पद्धति में जो जो दोहरी गणना से बचना चाहिए। कोई भी जो वस्तु हो या कच्चा तेल या अंतिम वस्तु के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कपास मूल्य सूत मूल्य का लागत के रूप में जोड़कर जो कपड़े के सूत और जो मूल्य कपड़ों को के लिए प्रवेश करता है, इस प्रकार जो मूल्य की गणना की जानी चाहिए। दूसरा है हमारा जो कौन सा है, इसमें आ जाएगा वैल्यू एड आउटपुट यूज्ड ऑफ द सेल्फ कंजप्शन मेथड्स आर व्हाइल द मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो ये इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय आय को मापते समय जो स्व उपयोग करने वाली वस्तु का जो गणना भी की जानी चाहिए, जो हमें अपने आप उपयोग करते हैं। थर्ड है हमारा जो इन केस ऑफ द ड्यूरेबल्स गुड्स ऑफ द सेल्स एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स फॉर द एग्जांपल ओनर द कार्स नोट बी इंक्लूडेड। तो इसमें टिकाऊ वस्तु जैसे मामले में पुराने सामान, जैसे उदाहरण के लिए जो पूर्व चलित जो कार्य होंगे बिक्री के खरीद के लिए शामिल नहीं की जानी चाहिए इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा जो इनकम मेथड, सेकंड मेथड आता है इनकम मेथड, फैक्टर अर्निंग मेथड है। दिस मेथड इज द approaches the national incomes and the distribution sides under the methods of national income and calculated the adding up of the income the generated in the courses of producing national income product। तो आय विधि कारक कमाई विधि क्या है, यह विधि जो वितरण पक्ष के राष्ट्रीय आय की जो पहुंचाती है, और इस पद्धति के जो तहत जो राष्ट्रीय उत्पादन के दौरान जो उत्पन्न होने वाली आय को जोड़कर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो देखो ये भी हो गया। तो इसमें जो स्टेप ऑफ द इन्वॉल्व तो कौन कौन से करते हैं, तो इसमें जो शामिल कदम कौन कौन से हैं। द एंटरप्राइजेस आर द क्लासिफाइड ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, द फैक्टर ऑफ इनकम्स द ग्राउंड अंडर द लेबर्स इनकम्स कैपिटल इनकम एंड द मिक्स्ड इनकम्स। लेबर इनकम क्या होगा, वेजेस ऑफ द सैलरीज द फ्रिंजेस बेनिफिट्स एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशंस और सोसाइटी। इसमें जो उद्यमों के लिए विभिन्न प्रकार के जो समूह वर्गीकृत किया गया। तो दूसरा हमारे कारक आय के श्रम और जो पूंजीगत आय निश्चित आय के जो अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है हमारा जो श्रम आय, मजदूरी और वेतन जो अनुषंगी लाभ और सामाजिक जो सुरक्षा के नियुक्तियों का योगदान है। दूसरा हमारा जो पूंजीगत लाभ आय, पूंजीगत आय के इसमें क्या होगा, लाभ जो ब्याज लाभांश और रॉयल्टी होंगे। थर्ड में हो जाएगा मिश्रित आय, जो खेती एकल स्वामित्व और जो विभिन्न अन्य व्यवसाय इसमें आ जाएंगे। तो इसमें थर्ड में आ जाएगा जो नेशनल इनकम्स आर द कैलकुलेटेड डोमेस्टिक फैक्टर्स। तो इनकम प्लस ऑफ नेट फैक्टर्स, इनकम इज द एब्रोड एंड द शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वाई जी हो जाएगा डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई प्लस पाई आर माइनस पी। तो आर हमारा वेजेस हो जाएगा, आर इजिकल टू रेंट हो जाएगा, आई हमारा इंटरेस्ट, पाई इजिकल टू हमारा प्रॉफिट, आर इजिकल टू हमारा एक्सपोर्ट, पी बराबर हमारा इंपोर्ट। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना घरेलू कारक के प्लस और जो विदेशी शुद्ध कारक के रूप में प्राप्त की जाती है संपिक्स में, वाई इजिकल टू हो जाएगा डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई प्लस पाई प्लस आर माइनस वी। डब्ल्यू बराबर हमारा मजदूरी हो जाएगा, आर बराबर हमारा किराया हो जाएगा रेंट, तो आई इजिकल टू हमारा इंटरेस्ट ब्याज, पाई हमारा लाभ और आर हमारा निर्यात और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो आयात। ये समझ में आ रही होगी। देखो चीजें देखो समझते हो चलने हैं चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की क्लास जो है ये हमारा देखो आज यहाँ पे सेकंड चैप्टर को कवर कराएंगे पूरा। This method is adopted by the estimating of the contributions of remaining the sectors, the small enterprises, banking and the insurance, commerce and transportation, professional, libraries, arts and the domestic services, public authorities and the house property and foreign the sectors of transactions। यह विधि जो शेष क्षेत्र में योगदान को आकलन करने के लिए अपनाई जाती है। छोटे क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, परिवहन, पैसे और जो उदार कला और जो घरेलू सेवा, सार्वजनिक गृह संपत्ति, विदेशी क्षेत्र में लेन देन से संबंधित है। तो डेटा ऑन द इनकम एंड द अब्रॉड्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और द फॉरेन सेक्टर आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द बैलेंस पेमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये प्रिकॉशंस कौन कौन सी है इसमें, व्हाइल द एस्टिमेटिंग ऑफ द नेशनल इनकम एंड थ्रू द इनकम मेथड एंड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी द टेकन। तो कौन सी सावधानी बरतनी है। तो विदेश से आय पर जो डाटा बाकी विषय
तो वित्त क्षेत्र के जो विदेशी क्षेत्र देश से भुगतान संतुलन खाते प्राप्त किया जाता है, इसमें सावधानी कौन सी रखनी है? आय पत्ती और जो राष्ट्रीय आय पत्ती के लिए आकलन करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। क्या क्या? तो आइटम नॉट बी द इंक्लूडेड, कौन से? ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट बी इंक्लूडेड ऑन द estimations of national incomes and the payment of not received any the services provided the current year and the pensions, social the insurance etc. तो स्थानांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय का आकलन से संबंध से शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भुगतान चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई किसी भी सेवा, पेंशन, सामाजिक बीमा और आदि से प्राप्त किया नहीं होता। ये दूसरा है हमारा जो पुराने माल की जो बिक्री से प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय को जो हिस्सा नहीं मानना जाना चाहिए, और ऐसे घरेलू चालू में वस्तुओं को जो सेवा के लिए नए परवाह नहीं बनते हैं। थर्ड है हमारा जो लॉटरी जैसे अप्रत्याशित लाभ के लिए किसी भी शामिल किए गई जाने वाला जो नहीं चाहिए। इसमें जो किसी प्रकार जो वर्तमान उत्पादक गतिविधि और प्राप्तियों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो फोर हमारा जो कॉर्पोरेट लाभ को अलग से जो शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो पहले कंपनी के लाभ को हिस्से के रूप में शामिल किया जा चुका है। फिर हमारा जो आइटम टू बी द इंक्लूडेड, कौन कौन से होंगे शामिल किए जाने वाले आइटम कौन कौन से हैं? द इनपुटेड द वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ द ऑक्यूपाइड हाउसेस ऑफ एन इंक्लूडेड, तो इसमें स्वयं के कब्जे वाले मकान और कार्यालयों के लिए लगाए गए किराए के रूप में शामिल किया जाना है। थर्ड है दूसरा हमारा उत्पाद इकाइयाँ जैसे पारिवारिक श्रम के लिए मालिकों द्वारा श्रम किए जाने वाली सेवा के आरोपित शामिल किया जाना है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सपेंडिचर मेथड्स ऑफ आउटले मेथड्स, तो व्यय विधि या परिव्यय विधि। इस विधि में जो किसी विशेष प्रकार के जो समाज द्वारा दिए गए जो लाभ और जो उसको जोड़ा जाता है एक समाज के व्यय और जो गणना के, तो गणना करने के लिए इसमें व्यक्तिगत आय, व्यय, शुद्ध घरेलू निवेश, उपयोग और साथ साथ में जो पूंजीगत वस्तुओं के लिए शुद्ध निर्माण और जो सरकारी व्यय शामिल हैं। इसमें देखो GNP इजिकल टू होता है हमारा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो वेयर सी इजिकल हमारा प्राइवेट जो कंजप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर, वाई जो हमारा हो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो जी हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम इजिकल हमारा नेट इंपोर्ट्स। तो ये हमारा GNP हमारा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो C हमारा निजी उपयोग व्यय होगा, आई हमारा जो निजी निवेश व्यय, और जी हमारा सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम हमारा शुद्ध निर्यात। फिर हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ, तो ये हमारा जो मध्यवर्ती वस्तु पर व्यय कितना करना है। तो किसानों द्वारा बीज और उर्वरक के व्यय, कपड़ा उद्योग द्वारा जो कपास और सूत की व्यय को दोहरी गणना से बचने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए यानी कि पंक्ति पदों के होने वाली खर्च को शामिल किया जाना है। फिर हमारा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर क्या होता है? देयर आर द नंबर ऑफ द input and included the production process where the producing the goods and services. There are many the commonly known as the factor of the production and the including the things of the labor capital and the entrepreneurship. तो ये कारक लागत क्या है? F क्या है? वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करते समय जो कई इनपुट होते हैं जैसे उत्पादन क्रिया में शामिल किया जाना चाहिए इन्हें औसतों की आगदों को आमतौर पर जो उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है में जाना जाता है। इसमें जो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर हमारा जो प्रोसीजर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दे आर द प्रोडक्शन, दे आर द अल्टीमेटली एडेड टू दीज प्राइस आर द प्रोडक्ट। The factor cost is the cost of the productions is the including the form of the they are the producing the goods and services। वस्तु और सेवाओं के बिक्री उत्पादन के लिए इन कारकों का उपयोग करने के लिए लागत वाहन और करनी पड़ती है। इस लागत वाहन के लिए कीमत में जोड़ा जाता है। कारक लागत और उत्पादन के संबंधित करती है और फर्म के लिए वस्तुओं को सेवा में उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है। ऐसी उत्पादन लागतों के लिए उदाहरणों में मशीनों की क्या करने वाली लागत है। मशीनों में भूमि की खरीद और जो वेतन, मजदूरी, भुगतान और पूंजी लागत और उद्यमी जोड़े द्वारा जो लाभ को अंतर शामिल है। इसमें जो एक लागत के रूप में जो कर शामिल नहीं होते हैं और सरकार के दिए जाते हैं और क्योंकि जो हर सीधे उत्पादन के लिए नहीं होते। इसमें जो प्रत्यक्ष उत्पादन के हिस्से नहीं होते। हर लाभ जो सब्सिडी का लागत और जो शामिल नहीं किया जाता है इसमें सब्सिडी उत्पाद में प्रत्यक्ष इनपुट होती है। फिर हमारा जो मार्केट प्राइस MP क्या होता है?
एमपी हमारा मार्केट पर। बाजार मूल्य, वंस गुड्स एंड द सर्विस आर द प्रोड्यूस दे आर द मोगल सोल्ड एंड द मार्केट प्लेस इज द मार्केट प्लेस प्राइस। द मार्केट प्राइस आर द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर्स विल बी पे एंड द प्रोडक्ट दे आर द परचेज इन फ्रॉम द सेलर। एक वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए उन्हें बाजार में निर्धारित मूल्य पर जो बेचा जाता है। बाजार मूल्य जो वह मूल्य है जिस पर जो उपभोक्ता उत्पाद के विक्रेताओं को खरीद के समय के लिए भुगतान करेंगे। तो ये यहाँ दूसरा हो जाएगा, सरकार द्वारा लिए गए करों को कार में जोड़ा जाएगा और जो विभिन्न प्रकार की सरकार की सब्सिडी जो बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए कारकों से घटा दी जाएगी। करों को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि लगता है कि कीमतों में वृद्धि हुई है, और सब्सिडी को इसलिए कम कर दिया जाता है, कम कर दी है क्योंकि जो सब्सिडी पहले जो कारक लागत के रूप में शामिल होती थी, जब जो बाजार मूल्य गणना की जाती है तो दोहरी गणना नहीं हो की जाती है। फिर सरकार द्वारा लिए गए, फिर देखो इस द एमपी हमारा क्या हो जाए, जो फैक्टर कॉस्ट प्लस द इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज माइनस सब्सिडीज, तो हमारा जो ये इक्वेशन 1 और जो एफसी हमारा जो पावर फैक्टर, तो ये हमारा जो हो जाएगा एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाएगा प्लस सब्सिडीज, ये हमारा इक्वेशन 2। अब देख लो नेशनल इनकम, तो एनएनपीसी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड द प्रोडक्शंस द एंटरप्राइजेस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी and the country of the deductions net zero taxes or the power factor abroad। तो ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। वेयर द नेट टैक्सेस आर द, ये हमारा जो इंक्लूड द टैक्स माइनस द सब्सिडीज, द ग्रोस वैल्यू जो एडिड में हो जाएगा वैल्यूज प्लस द वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड द इंटरमीडिएट्स द कंजप्शन, द वैल्यू आउटपुट द सेल प्लस द चेंजेस द स्टॉक, वे आर द चेंजेस इन द स्टॉक, क्लोजिंग द स्टॉक एंड द ओपनिंग द स्टॉक or not in the entire output of the sold with linear output of the equal to the sales of itself। value of the output, तो ये हो जाएगा price into the quantity of sold। GDP हमारा the market price is equal to हो जाएगा private final consumption plus the government final consumptions, तो हमारा expenditure, the gross domestic capital, the formations plus the net एक्सपर्ट, तो ये एक्सपोर्ट जो हमारा जो हमने एक्सपर्ट किया माइनस जो ये हमारा हो जाएगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑफ द नेशनल इनकम एनालिसिस, तो राष्ट्रीय आय जो विश्लेषण का क्या महत्व है, तो नेशनल इनकम इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ ए कंट्री। नाउ इट आर द नेशनल इनकम इज द रिगार्डेड द अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी विच इज द नोन एज द अकाउंट, सोशल अकाउंट and the invaluables, they are the, to know are the relative of the importance of the various sector of the economy and they are the contributions toward the national incomes। तो राष्ट्रीय आय जो विश्लेषण का महत्व क्या है, तो इस चीज को समझेंगे भाई। किसी देश की जो अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय को बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे जो आजकल राष्ट्रीय आय को जो अर्थव्यवस्था खातों में रूप में माना जाता है, जिसे सामाजिक खातों में के रूप में जो जाना जाता है, हमें जो सक्षम बनाते हैं। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो विभिन्न सापेक्ष जो महत्व राष्ट्रीय आय और उसके योगदान को किए जाने वाले योगदान, तो राष्ट्रीय आय की जो जनगणना से पता चलता है कि हमें यह आय कैसे उत्पन्न होती है, इसके लिए विभिन्न वितरित किया गया है, इसके लिए कितना खर्च किया गया है, इसे बचाया जाता है और जो कर लगाया जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो राष्ट्रीय नीतियों जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय कोषीय नीति और अन्य जो नीतियां जैसे तैयार किया जाता है, और राष्ट्रीय जो आय के जो आंकड़ों के लेखित करके जो अर्थव्यवस्था के सही रास्ते पर लाने के लिए उपयोग में आ जाते हैं। थर्ड है हमारा जो योजना तैयार करना और जो योजना प्रगति के लिए मूल्यांकन करना, यह आवश्यक है। किसी भी देश की जो सकल आय और जो उत्पादन बचत और विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उपयोग संबंधी आंकड़ों पर आर्थिक योजना के लिए उपलब्ध होती है। अल्पविधि और दीर्घविधि दोनों ही आर्थिक मॉडल बनाना है। फिफ्थ हमारा जो विभिन्न अवधियों और दौरान जो अर्थव्यवस्था के तो विकास और अंतर्राष्ट्रीय तुलना और क्षेत्र की तुलना में अंतर जो स्थायी तुलना करना है। सिक्स हमारा जो किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय जानने के लिए देश की जो आर्थिक कल्याण को दर्शाता है और जो बढ़ते आय के रूप में जो वितरित हो। सेवेंथ हमारा देश में जो उत्पादन के विभिन्न कारकों के लिए एक वितरण को जानना है। यह जीडीपी और अनुपात, चालू और घाटा है जीडीपी अनुपात, राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात, ऋण जीडीपी अनुपात, किसी प्रकार की जो मैक्रो स्तर पर जो पहुंचाने के लिए है। नेक्स्ट हमारा जो डिफिकल्टीज इन द मेजरिंग द नेशनल इनकम, तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, राष्ट्रीय आय मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है।
The India is the special, the conceptuals, the problems of produce are the extents of large undergrazed and the non मोनिनाइज्ड द सब्सटेंसेस सेक्टर्स वेयर आर द बेटर ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या हमारे हमारे देश में बड़े जो असंगठित और जो गैर मौद्रिकृत निर्वाह क्षेत्र में अस्तित्व में एक वैचारिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जहां वस्तुओं की सेवाओं के लेन देन के लिए विनय प्रणाली अभी प्रचलित है, वहां पर जो आउटपुट और जो उचित मूल्यांकन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो मान ली कोई अलग ले रहा है, कोई अलग ले रहा, मान लिया सपोज करो मैंने दे दिया, मैंने सेविंग कराया, जैसे पहले देखो वो कराते थे बाल काटते तो नाच दे देते थे, उसमें तो उसको कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आगे नहीं होने। द डिफिकल्टीज ऑफ द कैलकुलेट द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, द डिफिकल्टीज ऑफ द एसेंशियल, द डिप्रेशंस ऑफ द अलाउंस। तो ये हमारा अनपेड द सर्विस हो जाएंगे। इनकम्स फ्रॉम द एलिजिबल्स एक्टिविटीज, प्रोडक्शंस ऑफ द सेल्फ कंजप्शंस एंड द चेंजेस द प्राइजेस। फिर हमारा जो कैपिटल गेन्स हो जाएगा और सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो डिफिकल्टीज इन द मेजरिंग द डिप्रिसिएशंस एंड द अलाउंसेस। तो मूल्यह्रास भत्ता के लिए आकलन के लिए कठिनाई है। राष्ट्रीय आय को मूल्यह्रास भत्ते और समाज की क्षति और मरम्मत और प्रतिस्थापन शुल्क की जो कटौती आसान में नहीं करती है, इसलिए मूल्यह्रास भत्ता और शुल्कों के लिए आकलन करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर जो निर्णय की आवश्यकता होती है। फिर हमारे जो अनपेड सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? अनैतिक सेवाएं, ए हाउसवाइफ, द रेंटर्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ प्रिकेशंस ऑफ मेल सर्विसेज, द टेलरिंग ऑफ जो मेंडिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग, जो एक गृहिणी सारे काम करते हैं उसके बनता है। एक गृहिणी कई उपयोग में सेवाएं प्रयोग करती हैं, जैसे भोजन तैयार करना, परोसना, सिलाई करना, मरम्मत करना, धोना, सफाई करना, बच्चों को लालन पोषण करना। उन्हें जो भुगतान नहीं होता और जो उनकी सेवाओं के लिए सीधे जो राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता। वेतन भोग्य सेवाओं द्वारा की जाने वाली ऐसी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उनकी जो राष्ट्रीय आय से बाहर करने का कारण यह है कि जो घरेलू काम करने में जो गृहिणी के प्यार और स्नेह की जो मौद्रिक शब्दों में नहीं मापा जा सकता। इसी कारण जो वस्तु के लिए सेवाएं और उन पर जो बताए गए कारणों के लिए भी कि जो मूल्यांकन करना मुश्किल है। किसी अपने दोस्तों की सेवाएं करने का प्रदान करना, पेंटिंग करना या गिफ्ट देना, गायन करना, डांस करना, ये सारे इसमें नहीं आते। नेक्स्ट हमारा इनकम फ्रॉम द लीगल एक्टिविटी, इनलीगल एक्टिविटी से कैसे अवैध जो है गतिविधि से आए, जैसे अवैध जो गतिविधियों से जैसे जुआ, तस्करी, शराब, अवैध निकासी से अर्जित की गई राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं किया जाता। इस तरह के लिए गतिविधियों का मूल्य होता है और उसमें लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, उसमें समाज के दृष्टिकोण को उत्पादन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा जो है स्व उपयोगी और जो बदलती कीमतों के लिए उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ कंजप्शंस एंड द चेंजिंग द प्राइस। तो ये फार्मर कीप्स द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटीन्स, द प्रोडक्शंस ऑफ द फूड्स एंड द अदर गुड्स ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम्स ऑफ द सेल्फ कंजप्शंस। किसान अपने स्वयं के उपयोग करने वाले जो खेत में उत्पादित भोजन, अन्य प्रकार के सामान जैसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। यहाँ पे समस्या यह है कि उपज का वह बाजार में नहीं बेचा जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नहीं, उत्पाद विधि के लिए राष्ट्रीय आय के लिए वर्तमान में बाजार कीमतों के लिए अंकित वस्तुओं की सेवाओं के मूल्य से मापा जाता है, लेकिन वे कीमतें स्थिर नहीं होती और जो वे उठते और गिरते रहते हैं। यही समस्या है कि हमारे देश में करने के लिए अर्थशास्त्री जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जो एक स्तर पर जो वास्तविक आय को गणना करते हैं। फिर हमारा कैपिटल गेन क्या होता है? तो पूंजी लाभ क्या होता है? पूंजी लाभ के लिए संबंध में ए के लिए पूंजी लाभ तब उत्पन्न होता है जब पूंजी संपत्ति के लिए अपने घर और संपत्ति स्टॉक आदि के लिए खरीदने के लिए इनके भुगतान की तुलना में अधिक कीमत पर बेचा जाता है। पूंजीगत लाभ के लिए बाजार लाभ से रखा जाता है। फिर हमारा स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, सांख्यिकी समस्या क्या है? सांख्यिकी समस्या वह है कि जिसमें दोहरी गिनती के लिए बहुत सारी जो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सांख्यिकी जो डेटा पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हो सकता। जब हमें जो स्रोतों से संकलित किया जाता है तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकी कर्मचारियों के लिए कौशल और दक्षता के बड़े पैमाने पर लोगों को सहयोग और उतना महत्वपूर्ण है। फिर हमारा कुछ सांख्यिकी जो समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट हमारे सटीक और जो विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो निर्वाह के क्षेत्र में जो पूर्व उत्पादन के लिए सूचित नहीं किया है। पशुपालन में जो कोई भी प्रमाणिक उत्पादन डेटा उपलब्ध नहीं है। सेकंड हमारा जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं, रीति रिवाज आदि जो अनुमानों के लिए जनसंख्या में जो गणना में पैदा करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो नेशनल इनकम्स एंड द सोशल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय जो सामाजिक लेखा क्या है? राष्ट्रीय आय को सामाजिक लेखा पद्धति के द्वारा मापा जा रहा है। इस पद्धति में जो तहत जो विभिन्न प्रकार की जो फर्मों, घरों और सरकार आदि के बीच में लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है, उनके लिए अर्थ संबंधों का पता लगाया जाता है। सामाजिक
लेखांकन जो ढांचा अर्थशास्त्रियों के साथ साथ नीति निर्माताओं के लिए उपयोग की जाने वाली यह प्रकार के लिए प्रणाली की विभिन्न प्रकार की आर्थिक निर्वाह और जो सांख्यिकी शब्दों के लिए प्रतिनिधित्व करता है, जो अर्थव्यवस्था के रुझानों के लिए सटीक परिणाम को लगाना संभव नहीं हो जाता है। इसमें सोशल एजो अकाउंटिंग एंड द सेक्टर्स अंडर द मेथड ऑफ द इकोनॉमी दे आर डिवाइडेड द सेवरल सेक्टर्स दे सेक्टर इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस हैविंग द कॉमन द इनहेरिट्स द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन दे आर द इकोनॉमिक डिवाइडेड इन द फॉलोइंग द सेक्टर्स। द फर्म्स हो गया, हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रेंट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, कैपिटल सेक्टर हो गया। इस पत्ती के अंदर जो अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। एक सेक्टर में भी जो व्यक्ति को, जो संस्थानों को समूह के रूप में आम परस्पर जो लेन देन करते हैं, और जो अर्थव्यवस्था को जो विभिन्न प्रकार की विभाजित किया जाता है। फर्स्ट हमारा जो फर्म हो गया, फिर हमारा परिवार है, फिर हमारा जो उसके बाद थर्ड नंबर पे सरकार है, फोर्थ पे हमारा जो शेष विश्व और फिफ्थ पे हमारा जो पूंजी और क्षेत्र। फर्म क्या होता है? अंडरटेक द प्रोडक्टिव्स ऑफ एक्टिविटीज आर द ऑर्गेनाइजेशन which are the employee factor of the productions of produce the goods and services। फर्म उत्पादन गतिविधियां करते इस प्रकार के लिए सभी संगठन है और वस्तुओं के लिए उत्पादन के कारकों में विभाजित करते हैं। हाउस होल्ड्स आर द कंज्यूमिंग द परिवार उपयोग करने वाली संस्था उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो फर्मों को उनके द्वारा उत्पादन की गई भुगतान के लिए प्राप्त करते हैं। परिवार फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग करते हैं। इस प्रकार जो फर्म अपनी सेवाओं के परिवार के भुगतान करती हैं, और जो परिवार फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सेवाओं के लिए धन प्राप्त करने खर्च करते हैं। इस प्रकार दो समूह में धन के बीच में गोलाकार प्रवाह होता है। फिर हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र का तात्पर्य है कि राज्य और स्थानीय स्तर पर जो सार्वजनिक निकायों की आर्थिक लेन देन से जो सामाजिक लेखांकन से संबंधित अपने काम में जो एडी और जो पीकॉक जो सरकार के लिए एक सामूहिक व्यक्ति के रूप में जो प्रदर्शित किया जाता है, जो फर्मों के लिए सामान और सेवा की खरीदता है। इस प्रकार जो खरीद के कराधान सार्वजनिक उधार किसी भी वित्तीय माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार का मुख्य कार्य जो सामाजिक जो सामान जैसे रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और जो इसको प्रदान करना है। इसका अर्थ यह है कि समाज के जो सामाजिक जरूरतों को पूरा करके, जो हालांकि डाकघर में, रेलवे और सब उद्यमों के लिए अलग किया जाता है, इसीलिए फर्म के रूप में इसको शामिल किया जाता है। समझ आ रहा होंगे? देखो ये टर्म्स है जो है। फिर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। शेष विश्व क्षेत्र क्या है? देश में जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए, आय और निर्यात के आयात और लेन देन के लिए, और संबंध विदेशियों के लिए निवेश और भुगतान के लिए शामिल है। फिर हमारा कैपिटल सेक्टर क्या है? इट रेफर टू द सेविंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्टिविटीज। इट इंक्लूड्स द transactions of banks and insurance corporations, financial house and agencies, the money the markets, they are the included in the under the firms। तो पूंजी क्षेत्र जो बचत और निवेश गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें बैंकों, बीमा क्षेत्रों और घटकीय घरानों और मुद्रा की बाजार की एजेंसियों को लेन देन में शामिल है। इसमें फर्म के अंतर्गत जो शामिल की जाने वाली एजेंसियां केवल जो फर्मों की गतिविधियों और जो वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। फिर हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद में जो क्षेत्रीय योगदान का आकलन करते समय जो अर्थव्यवस्था को तीन प्राथमिक, माध्यमिक और जो तृतीय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। फिर है नेशनल इनकम एंड द वेलफेयर। राष्ट्रीय आय जो कल्याण। नेशनल इनकम इज द कंसीडर्स द इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री। दे आर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज एंड मेजर द टर्म्स ऑफ द देयर जीडीपी पर कैपिटा देयर आर द एनुअल ग्रोथ ऑफ रेट ए कंट्री एट द हायर कैपिटा income the suspended enjoy the greater the economic welfare, the higher standard of living। But the rise of GDP is the capital incomes, the capital incomes is the needed to the always provide economic welfare। इसमें आ जाएगा भाई राष्ट्रीय आय किसी भी क्षेत्र देश की जो भलाई, आर्थिक भलाई के सूचक माना जाता है। देशों की आर्थिक प्रगति को उसकी प्रति जो जीडीपी और उसकी जो वार्षिक दर, विकास दर के संदर्भ में मापा जाता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देश के लिए उच्च जो जीवन के रूप में जो अधिक आर्थिक कल्याण को आनंद लेना है। लेकिन जीडीपी का यह प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हमेशा जो आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जरूरत होती है। इसमें जो कल्याण के प्रति सूचकांक जैसे व्यक्तिगत सीमाओं में ग्रस्त और नीचे बताई गई हैं। आर्थिक कल्याण प्रदान करने की वही सूची जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में संरचना प्राप्त करता है। जैसे उपयोग वस्तुओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए अनुपात जितना अधिक होगा उतना जो कल्याण सुधार कम होता है। और इस प्रकार जो विलासिता वस्तुओं के जो उत्पादन में केवल धनी वर्गों के लिए होता है। दूसरा जो हमारा है जलवायु, वायु, जल और जो मृदा प्रदूषण जैसी
जो पर्यावरणीय खतरों के लिए और जो उच्च सकल घरेलू उत्पाद के लिए थोड़ा सा कल्याणकारी होगा। थर्ड है हमारा जो युद्ध के सामनों के लिए उत्पादन की वृद्धि दिखाना है कल्याणकारी ने, कि भाई हमने भाई बस ठीक है कि भाई ये बस युद्ध के लिए लड़ाई के लिए बना ली, तो वो भी देखो इसमें नहीं आएगा कल्याणकारी, तो ये भी नहीं आएगा कि भाई और कुछ काम भी नहीं कर रहे। फोर्थ है हमारा जो प्रति व्यक्ति आय के लिए वृद्धि और महिलाओं के लिए बच्चों के लिए रोजगार और श्रमिकों के लिए लंबे समय तक करने के लिए मजबूर करने के लिए हो सकते हैं। यह जो कल्याण को बढ़ावा नहीं देगा। इसलिए जो इसमें जो भौतिक गुणवत्ता और जो सूचकांक PQLI के आर्थिक कल्याण और जो बेहतर संकेत माना जाता है, उसमें जीवन स्तर प्रयोजन के रूप में प्रत्याशित साक्षरता शामिल है। फिर हमारा जो नेशनल इनकम द इरोजन ऑफ द नेशनल जो वेलफेयर, राष्ट्रीय धन का जो क्षरण क्या है, उच्च सकल घरेलू उत्पाद करने के लिए बड़े जो प्राथमिक जो संसाधनों को समस्त और जो क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि भविष्य में विकास की जो संभावना कमी है। इसलिए जो सुझाव दिया जाता है कि जो राष्ट्रीय आय को आकलन करते समय जो प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान राष्ट्रीय आय से घटाना चाहिए। फिर हमारा जो नेशनल इनकम्स इन टर्म्स ऑफ द US डॉलर, तो ये जब हम किसी आय को जो अमेरिकी डॉलर में व्यक्त करते जाते हैं तो पूर्ववर्ती कम दिखाई देगी। यदि हम इसके लिए जो PPP मॉडल का जो यूज करते हैं, इसके लिए जो एक बेहतर दिखाई देता है। तो सोशल एंड द इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होता है, while the producing the economic goods and the many the environmental and the social bads they are the generated, hence they are the most of the consider of the ensuring the national income। तो इसमें भी देखो सामाजिक और जो पर्यावरणीय लागत, जो आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन करते समय जो कई पर्यावरणीय और जो सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है, इसके लिए राष्ट्रीय आय को गणना करते समय उन पर विचार किया जाना चाहिए। तो देखो समरी देख लेते हैं क्या क्या हमने करा। द नेशनल इनकम the income a country of the describes economics the welfare of the productions of performance of country economists, planners of governments, businessmen and the international agencies IMF, World Bank etc. are the national incomes data or the analysis in terms of various purposes. National income data help to the measuring the changes of the standard living at the time they are the involves ऑफ द कंपेयर द स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो किसी देश की जो किसी देश की राय जो आय है, राष्ट्रीय आय को उसकी आर्थिक प्रदर्शन है, उत्पादन प्रदर्शन नहीं है भैया, प्रदूषण का वर्णन करती है। और जो अर्थशास्त्री योजनाकार सरकार और व्यवसायी और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां IMF, विश्व बैंक जैसी राष्ट्रीय आय को डेटा का उपयोग करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य के लिए उनका जो विश्लेषण करते हैं, राष्ट्रीय आय डेटा समय के लिए सरकार बहुत सारी जो बदलाव और जो मापने के लिए मदद करता है। ऐसे में हमें जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जीवन स्तर का सुधार करते हुए सक्षम बनाता है। और किसी देश की जो विकास स्तर पर जो राष्ट्रीय आय को जो आंकड़ों में उपयोग करके मापा जाता है। फिर हमारा GNP, तो GNP एक विशेष प्रकार की जो एक वर्ष के लिए देश के लिए उत्पादित वस्तु के लिए कुल धन और लागत की मूल्यह्रास पर निर्भर करता है। फिर हमारा है NNP, एक विशेष वर्ष और किसी प्रकार की देश की उत्पादित वस्तु और सेवा को छोड़कर जो धन और मूल्यह्रास को छोड़कर जो उसमें जो शुद्ध पानी शामिल है। फिर हमारा प्रोज्य डिस्पोजेबल इनकम क्या है, यह आयकर में भुगतान के बाद भी ये वस्तुओं की खपत और बचत के लिए योग है। फिर हमारा जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय के लिए एक विशेष रूप के जो वार्षिक औसत आय है। और फिर हमारा जो सोशल अकाउंट्स हमारा सामाजिक लेखा आर्थिक गतिविधियों के उत्पादन सामाजिक और जो लागत के विचार करते हुए जो राष्ट्रीय आय के बारे में लिखें। नेक्स्ट हमारा जो अनपेड सर्विसेज कौन थे, अनैतिक सेवाएं, तो बिना भुगतान करने वाली जैसे भोजन तैयार करना, धोना, झुकना, बालों में लालन पालन और जो विभिन्न मित्रों रिश्तेदार के लिए सेवा के लिए उपयोग प्रदान करना है। फिर हमारा जो कैपिटल सेक्टर में क्या पूंजी क्षेत्र में इस प्रकार बचत और निवेश की गतिविधियां शामिल है। फिर ट्रांसफर जो पेमेंट हो स्थानांतरण सरकार पेंशन बेरोजगारी सब्सिडी आदि के रूप में भुगतान करती है। अब देखो मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर करा दिए, सेकंड का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ टाइप है। तो ज़्यादा मैंने सेम समरी पढ़ा दी है, जिसने समरी नहीं देखी, सारी चीज़ें नहीं देखी, फर्स्ट और दूसरी क्लास हमारी थर्ड क्लास है, वैसे तो सेकंड के हिसाब से तो हमारा ये दूसरा नेशनल इनकम बड़ा चैप्टर है, मैंने इसे दो भागों में दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो चलते हुए भी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पार्ट 1 में। फर्स्ट हमारा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट और एट फैक्टर कॉस्ट इज द नोन एज, तो क्या होता है हमारा नेशनल इनकम, ये हमारा जो डोमेस्टिक इनकम, सी हमारा जो पर कैपिटा इनकम, डी हमारा सैलरी। तो देखो भाई दोनों लैंग्वेजेस में है।
पहला है हमारा जो साधक लागत और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ए हमारा राष्ट्रीय आय, बी ऑप्शन हमारा जो घरेलू आय, सी ऑप्शन हमारा जो प्रति व्यक्ति आय, डी ऑप्शन हमारा जो वेतन। तो इसमें भाई राष्ट्रीय आय, तो इज द करेक्ट आंसर है नेशनल इनकम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है भाई प्राइमरी सेक्टर इज, तो क्या होता है? ए हमारा जो इंडस्ट्री, बी ऑप्शन हमारा जो ट्रेड, सी ऑप्शन हमारा जो एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन हमारा जो कम्युनिकेशन। तो ये हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है तो ये उद्योग, बी ऑप्शन हमारा व्यापार, सी ऑप्शन हमारा जो कृषि, डी ऑप्शन हमारा जो निर्माण। तो इसमें भाई व्यापार होता है प्राथमिक क्षेत्र इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेशनल इनकम इज द मेजर्ड बाय द मेथड। तो किससे करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करते हैं? ए ऑप्शन हमारा 2, बी ऑप्शन हमारा 3, सी ऑप्शन हमारा 5, डी ऑप्शन हमारा 4। तो राष्ट्रीय आय को जो विभिन्न जो है विधियों का उपयोग करके मापा जाता है। ए ऑप्शन हमारा 2, बी ऑप्शन हमारा 3, सी ऑप्शन हमारा 5, डी ऑप्शन हमारा 4। तो ए हमारा जो 2 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई इनकम मेथड इज द मेजर्ड बाय द समिंग्स ऑफ द टर्म्स। तो ये हमारा रेवेन्यू, बी ऑप्शन हमारा जो टैक्सेस, डी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन हमारा एक्सपेंडिचर, डी ऑप्शन हमारा जो इनकम। तो भाई आय पत्ती के रूप में जो योग के रूप में प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा जो राजस्व, बी ऑप्शन हमारा कर, सी ऑप्शन हमारा जो व्यय, डी ऑप्शन हमारा आय। आय 4 इज द करेक्ट आंसर है। पर ज़्यादा से ज़्यादा देखो वीडियो को लाइक और शेयर करो। देखो इतनी मेहनत लगती है आपके पास, जो देखो मल्टीपल क्वेश्चन भी लाने, समरी भी लानी, सारी सारी टर्म्स भी समझानी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट फिगर। तो कौन सी होता है? डिस्पोजेबल इनकम, बी ऑप्शन हमारा जो पर्सनल इनकम, सी ऑप्शन हमारा एनएनपी, डी ऑप्शन हमारा जीएनपी। तो इसमें जीएनपी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम। तो ए हमारा कंजर्वेटिव सेक्टर में, बी ऑप्शन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, सी ऑप्शन हमारा सर्विसेज सेक्टर में, डी ऑप्शन हमारा जो बैंकिंग सेक्टर में। तो भाई इसमें जो सबसे बड़ा जो आंकड़ा कौन सा है? तो ए हमारा प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन हमारा व्यक्तिगत है, सी ऑप्शन हमारा जो एनएनपी, डी ऑप्शन हमारा जीएनपी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई राष्ट्रीय आय का भुगतान करने के लिए क्रिया विधि का प्रयोग में किया जाता है। ए ऑप्शन है हमारा जो निर्माण विधि, बी ऑप्शन हमारा कृषि विधि, सी ऑप्शन हमारा जो सेवा विधि, डी ऑप्शन हमारा जो बैंकिंग विधि। तो भाई इसमें जो हमारा निर्माण विधि इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? टेरिटरी जो टर्सरी है जो सेक्टर इज द नोन एज द कार्डेड। तो कौन सा? सर्विसेज, बी इनकम, सी ऑप्शन हमारा इंडस्ट्रियल, डी ऑप्शन हमारा प्रोडक्शन। तो इसमें हमारा जो ए एक सेवा क्षेत्र है तो इसमें वही आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन है, सी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई नेशनल इनकम इज द मेजर्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। ए ऑप्शन हमारा इंडस्ट्रियल, बी ऑप्शन हमारा जो एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन हमारा जो इकोनॉमिक, डी ऑप्शन हमारा जो कंजप्शन। तो भाई इसमें जो तृतीय क्षेत्र में क्या जाता है, किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारा जो सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन हमारा जो आय क्षेत्र, सी ऑप्शन हमारा उद्योग क्षेत्र, डी ऑप्शन हमारा जो उत्पादक क्षेत्र। इसमें भाई आय क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई तो ये हमारा राष्ट्रीय आय जो अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के लिए एक उपयोग है। ए ऑप्शन हमारा जो औद्योगिक, बी ऑप्शन हमारा जो कृषि, सी ऑप्शन हमारा जो आर्थिक, डी ऑप्शन हमारा जो खपत। तो इसमें भी सी हमारा आर्थिक इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग बाय द नेशनल इनकम बाय। किससे डिवाइड करते हैं? ए ऑप्शन हमारा जो प्रोडक्शन, बी ऑप्शन हमारा जो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, सी ऑप्शन हमारा जो एक्सपेंडिचर, डी ऑप्शन हमारा जीएनपी। तो भाई राष्ट्रीय आय को जो किसी वजह करने पर प्रति व्यक्ति प्राप्त होती है। ए ऑप्शन हमारे उत्पादन, बी ऑप्शन हमारे किसी व्यक्ति की, किसी देश की जनसंख्या, डी ऑप्शन हमारा व्यय और डी हमारा, सी हमारा व्यय, डी हमारा जो जीएनपी। तो भाई हम इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है किसी देश की जनसंख्या द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है जीएनपी इज इक्वल टू हमारा होता है तो ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स प्लस जो नेट फैक्टर ऑफ द इनकम एंड अब्रॉड। तो ये हमारा एनएनपी, बी ऑप्शन हमारा एनडीपी, सी ऑप्शन हमारा जो जीडीपी, डी ऑप्शन हमारा जो पर्सनल इनकम। तो ये क्या है? ये कह रहा है जीएनपी इजिकल टू होता है शुद्ध कारक के रूप में विदेश से प्राप्त होता है। तो क्या होता है हमारा जो एनएनपी, बी ऑप्शन हमारा जो एनडीपी, सी ऑप्शन हमारा जीडीपी, डी ऑप्शन हमारा जो व्यक्तिगत है। तो इसमें जीडीपी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई एनएनपी स्टैंड फॉर। तो स्टैंड का फुल फॉर्म क्या है इसकी? बी ऑप्शन हमारा नेशनल प्रोडक्ट, बी ऑप्शन हमारा जो नेशनल नेट प्रोडक्ट, सी ऑप्शन हमारा जो नेशनल नेट जो प्रोविडेंट, सी और डी ऑप्शन हमारा नेट जो है नेशनल प्रोविडेंट। तो ये भाई ये एनएनपी का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
बी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद, सी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रीय नेट जो प्रेसिडेंस, डी ऑप्शन हमारा जो नेट जो नेशनल जो प्रोविजेंट। तो इसमें वही जो ए हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इज द डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रोस द वैल्यू, तो किससे? ए ऑप्शन हमारा जो इनकम, बी ऑप्शन हमारा जो ये हमारा जो डिप्रिसिएशन, डी ऑप्शन एक्सपेंडिचर, डी ऑप्शन हमारा वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। तो ये को शुद्ध प्राप्त करने के लिए सकल गुण घटाया जाता है किससे? ए ऑप्शन हमारा जो आय, बी ऑप्शन हमारा जो मूल्यह्रास, सी ऑप्शन हमारा जो व्यय, डी ऑप्शन हमारा जो अंतिम साल का मूल्य। तो भाई जो मूल्यह्रास इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 देख लेते हैं। तो 12 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर है जो है 13, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया। तो ये कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू मार्च 31। बी ऑप्शन हमारा जो मार्च 1 टू अप्रैल 30। सी ऑप्शन हमारा जो मार्च 1 टू, तो ये हमारा जो अप्रैल वो जो मार्च 16। डी ऑप्शन हमारा जो जनवरी टू जो दिसंबर टू 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो, व्हाट इज द नेट फैक्टर ऑफ द फ्रॉम द अब्रॉड डिडक्टिंग द एनएनपी और द नेट वैल्यू। तो ये हमारे इसमें जाएगा नेट डिस्पोजेबल, तो ये इनकम। बी ऑप्शन हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी ऑप्शन हमारा जो पर्सनल इनकम। तो भाई भारत में वित्तीय क्षेत्र के बारे में जो 1 अप्रैल 1931 जो 1 अप्रैल से जो 31 मार्च। बी ऑप्शन हमारा जो 1 मार्च से 30 अप्रैल, सी ऑप्शन हमारा 1 मार्च से 16 मई, डी ऑप्शन हमारा जो 1 जनवरी से 31 जनवरी। तो ए हमारा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब विदेश में जो निवल साधन आय की जो है एनएनपी को हटाया जाता है तो उसमें मूल्य ह्रास होगा। तो ए ऑप्शन हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद, बी ऑप्शन हमारा जो भोज्य आय, सी ऑप्शन हमारा जो घरेलू उत्पाद, डी ऑप्शन हमारा जो व्यक्तिगत आय। तो इसमें भाई हमारा जो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वैल्यू ऑफ द एनएनपी ऑफ द प्रोडक्शन पॉइंट्स इज कार्डेड। तो किस क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन हमारा पीएन एनएनपी इज द फैक्टर कॉस्ट, बी ऑप्शन हमारा जो एनएनपी इज द मार्केट कॉस्ट, सी ऑप्शन हमारा जो एनएनपी इज द फैक्टर कॉस्ट, डी ऑप्शन हमारा जो पर कैपिटा इनकम। तो इसमें हमारा जो ए हमारा दिया जाएगा कारक पर आधारित उत्पादन बिंदु पर जो एनएनपी को मूल्य क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारा कारक पर लागत आधारित एनएनपी, बी ऑप्शन हमारा जो बाजार मूल्य एनएनपी, सी ऑप्शन हमारा जो कारक जो लागत एनएनपी, डी ऑप्शन हमारा जो प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें जो ए हमारा जो कारक पर लागत एनएनपी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई देखो अच्छे से समझते चलो। देखो कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे लेकिन अच्छे से आएंगे। देखो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ इनकम इज ऑफ कंट्री इज होती है। तो ए ऑप्शन हमारा पर्सनल इनकम, बी ऑप्शन हमारा जो पर कैपिटा इनकम, सी ऑप्शन हमारा जो इन्फ्लेशन रेट, डी ऑप्शन हमारा द डिस्पोजल रेट। तो इसमें भाई देश की जो औसत आय है तो ए हमारा व्यक्तिगत आय, बी ऑप्शन हमारा जो प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन हमारा जो मुद्रास्फीति दर, डी ऑप्शन हमारा जो निपटान आय। तो इसमें हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल इनकम्स एडजस्टेड द इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। तो ये हमारा जो इन्फ्लेशन रेट, बी ऑप्शन हमारा डिस्पोजल रेट, सी ऑप्शन हमारा जो जीएनपी, डी ऑप्शन हमारा जो रियल नेशनल इनकम। तो जो समोचित राष्ट्रीय आय का जो मुद्रा जो मूल्य स्फीति का कहा जाता है, ए ऑप्शन हमारा मुद्रास्फीति दर, बी ऑप्शन हमारा जो निपटान आय, सी ऑप्शन हमारा जो जीएनपी, डी ऑप्शन हमारा जो रियल एस्टेट नेशनल इनकम। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा भाई वास्तविक रियल नेशनल इनकम। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। क्या है भाई? नंबर ऑफ जो शर्ट्स, बी ऑप्शन हमारा टोटल जो वेल्थ, डी ऑप्शन हमारा जो मंथली इनकम, डी ऑप्शन हमारा जो मनी सप्लाई। तो इसमें आ जाएगा प्रवाह अवधारणा कौन सी है? तो ए ऑप्शन हमारा शर्ट की संख्या, बी ऑप्शन हमारा कुल धन, सी ऑप्शन हमारा जो मासिक आय, डी ऑप्शन हमारा जो पैसों की आपूर्ति। तो इसमें भाई मनी सप्लाई इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 19 है, PQLI इंडिकेट। ए ऑप्शन हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ, बी ऑप्शन हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, सी ऑप्शन हमारा जो प्रोग्रेस, डी ऑप्शन हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो PQLI का संकेत है। ए ऑप्शन हमारा जो आर्थिक विकास, बी ऑप्शन हमारा जो आर्थिक कल्याण, सी ऑप्शन हमारा जो आर्थिक प्रगति, डी ऑप्शन हमारा जो आर्थिक विकास। तो इसमें आर्थिक प्रगति इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, the largest population of the national income comes from। कहाँ से आती है? ए ऑप्शन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर, बी ऑप्शन हमारा जो लोन
लोकल सेक्टर, सी ऑप्शन हमारा जो पब्लिक सेक्टर, डी ऑप्शन हमारा जो नन ऑफ अबव। तो इसमें जो राष्ट्रीय राष्ट्र का जो सबसे बड़ा जो अनुपात व्यय होता है हमारा, तो ए ऑप्शन हमारा जो निजी क्षेत्र, बी ऑप्शन हमारा जो स्थानीय क्षेत्र, सी ऑप्शन हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र, डी ऑप्शन हमारा जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी ए हमारा जो निजी क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द वन और द टू सेंटेंस में देने हैं। तो डिफाइन द नेशनल इनकम कर दोगे। विद नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटर जीएनपी। तो जीएनपी कैलकुलेट करना है। 23 हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनएनपी एंड द एनडीपी, में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित कथनों में से दो वाक्यों में दीजिए। तो एक पहला हमारा जो राष्ट्रीय आय वो किस पर परिभाषित किया गया। दूसरा हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद की जनगणना के लिए सूत्र लिखिए। और 23 हमारा तो एनएनपी और जो एमडीपी में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें देखो समझ में आ रही होंगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो, ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीएनपी एंड द एनएनपी, व्हाट इज द मीन वन द टर्म्स ऑफ द पर्सनल इनकम। तो 26 है हमारा डिफाइन द जीडीपी जो रिफ्लेक्टर। डी 27 है व्हाट इज द कंजप्शंस डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो 24 हमारा जीएनपी एनएनपी के बीच में जो संबंध का पता लगाना है। और 25 पे व्यक्तिगत आय से क्या समझते हो। 26 पे हमारा जीडीपी जो डिफ्लेक्टर की परिभाषा करें। और 27 पे जो राष्ट्रीय आय को मामले में जो स्वयं उपयोग कठिन क्यों है भाई, ये सारी चीजें देखो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा राइट द शॉर्ट नोट ऑन द कैपिटा इनकम। कैपिटा पर जो शॉर्ट नोट लिखना है। फिर द डिफरेंशिएट बिटवीन द पर्सनल एंड द डिस्पोजेबल इनकम, उसको डिफरेंस तो बताओ, उसके बाद बताना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है भाई 30 हमारा एक्सप्लेन द ब्रीफली ऑफ द एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में पता निकालना है। और 31 है हमारा गिव द शॉर्ट नोट ऑन द एक्सपेंडिचर मेथड। तो निम्नलिखित कथनों पर पैराग्राफ लिखिए। एक व्यक्ति के आय पर जो संक्षिप्त टिप्पणी। फिर हमारा जो व्यक्तिगत और जो आय के बारे में अंतर। फिर हमारा 30 हमारा कारक और जो एनएनपी के बारे में अंतर। फिर हमारा 31 है व्यय आय के लिए संक्षिप्त जो टिप्पणी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 है हमारा जो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स डबल काउंटिंग ऑफ द एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम नेक्स्ट हमारा 33 है राइट द ब्रीफली अबाउट द नेशनल इनकम्स एंड द वेलफेयर। और 34 है लिस्ट आउट द यूज ऑफ नेशनल इनकम। ए ऑप्शन 32 हमारा जो राष्ट्रीय आय के जो आकलन से दोहरी गणना की समस्या समाधान क्या है। 33 हमारा जो राष्ट्रीय आय जो कल्याण के बारे में संपेक्ष में लिखिए। और 34 हमारे राष्ट्रीय आय के उपयोगी की सूची बनाइए। नेक्स्ट है भाई आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चंस, पार्ट उसमें देख लेते हैं। तो देखो सारे आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे समझना है एक चीज को। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, इसके जो बता दोगे कि भाई नेशनल इनकम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है हमारा जो डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम्स ऑफ कंट्री। 37 हमारा व्हाट इज द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्स द मेजरिंग ऑफ द नेशनल इनकम। 38 हमारा डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल अकाउंटिंग एंड द इकोनॉमिक सिंबल्स। तो इस प्रश्न के बारे में लिखित सूत्र में उत्तर दीजिए। ये हमारा राष्ट्रीय आय का महत्व क्या व्याख्या करें। 36 में किसी राष्ट्र की जो आय के आकलन के विभिन्न प्रकार की विधियों का विवेचना कीजिए। 37 में राष्ट्रीय आय के मापने के लिए क्या कठिनाइयाँ शामिल है। और 38 हमारा जो आर्थिक विशेष और जो सामाजिक लेखांकन की महत्व को चर्चा कीजिए। तो देखो ये एक थी हमारी जो आज की क्लास, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है नेशनल इनकम। ज़्यादा से ज़्यादा देखो इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अपना अपना परिवार है देखो एग्जाम दे आपका बहुत बहुत देखो देखी असीम गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने देखो चैनल को यहाँ तक पहुँचाया। तो आप भी आगे भी करता